मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने इन बालों को बांध कर रखा कर। जानती है ना, तेरे खुले बालों को देखकर सारी पड़ोसन कैसे कहती है कि देखो तो शांति की पोतियों के बाल कितने लंबे हैं, घुटने से नीचे तक तो उनकी चोटी आती है। काश हमारे बाल भी ऐसे होते। और ना जाने क्या क्या बोलती है वो औरतें। पता है ना तुम्हें, नजर कितनी जल्दी लगती है। अगर तुम्हारे इन सुंदर बालों को नजर लग गई तो सारे बाल झड़ने लगेंगे। मैं भी इन चारों को यही समझाती हूँ माँ, लेकिन ये चारों मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। बार बार इन बालों को खोलकर यहाँ वहाँ फिरती रहती है। अरे माँ, अब हर समय हम चारों अपने बालों का जुड़वा बनाकर थोड़ी ना घूमेंगे। हमारा भी मन करता है चोटी बनाने का, तो हम चोटी क्यों ना बनाएं? वैसे भी बचपन से आज तक सब हमें यही बोलते हैं कि तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं। आज तक तो हमारे बालों को कोई नजर नहीं लगी, तो अब किसकी नजर लगेगी? और नहीं तो क्या माँ, अब इन पड़ोसनों के चक्कर में क्या हम अपनी मनमर्जी से चोटी भी ना बनाएं? तुम्हें जो करना है वो करो। मैं तो तुम्हें कहकर थक गई हूँ और तुम दोनों की देखा देखी में तुम्हारी दोनों छोटी बहनें भी तुम जैसी हो गई है। अब आप हम दोनों को कुछ मत कहो माँ। हम दोनों तो वैसे भी स्कूल में जाती है, और स्कूल में कोई जूड़ा बनाकर थोड़ी ना जाता है। स्कूल में तो हम दोनों को चोटी बनाकर ही जानी पड़ेगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम दोनों के स्कूल का टाइम हो रहा है ना, तुम दोनों जल्दी से स्कूल जाओ। और दिव्या बेटा, अगर तुम्हें पगार मिल गई हो तो आज बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भर देना, वरना बिजली वाले घर की बिजली काट देंगे। तुम चिंता मत करो माँ, मैं आज बिजली का बिल भर दूंगी। दीदी, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना। एक किताब खरीदनी है। दुकान से अगर कोई सेकंड हैंड बुक मिलेगी तो मैं वही खरीद लूंगी। नई बुक तो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए दे दो। इतने में तो सेकंड हैंड बुक आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, ये ले पैसे। और अगर सेकंड हैंड बुक ना मिले तो बता दियो, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। दरअसल कुछ साल पहले निर्मला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई। उसके सर पर 4 बेटियां और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी। घर में कमाने वाली सिर्फ वही थी। वो लोगों के घरों में काम करती तो कभी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती। वो दिन रात सिर्फ काम करती रहती, जिस वजह से एक समय पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी 3 बेटियां तो उस वक्त छोटी थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपने आगे की पढ़ाई न करने का फैसला किया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मला के सर से काम का भार थोड़ा कम हो गया। अब निर्मला अपने कमाए हुए पैसों से राशन पानी का खर्च चलाती। बाकी सारा खर्चा दिव्या अपनी पगार से करती थी। अच्छा माँ, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। शाम को आते हुए दादी माँ की दवाइयाँ ले आऊंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। दिव्या घर से काम के लिए निकल जाती है। वो शाम को अपनी दादी माँ की दवाइयाँ लेकर घर आती है। सब लोग मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, तुम हर रोज दाल भात कैसे बना लेती हो? क्या तुम्हारा कभी इसके अलावा कुछ और खाने का मन नहीं करता? बेटा, मन तो सबका हर रोज 56 पकवान खाने को करता है, लेकिन उसके लिए जेब में उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अभी घर में जितने पैसे आते हैं उतने पैसों में हम 2 वक्त का खाना खा पाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बड़ी बहन सबके लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब तुम लोग पढ़ने जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तो घर में फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मुझे जो बनाने को बोलोगी, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। नहीं माँ, जब हम सब कामयाब हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर का काम करने ही नहीं देंगे। तुम फिर आराम करना। घर का काम करने के लिए हम एक नौकरानी रख लेंगे। तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है बेटा। दादी माँ, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो आपके लिए सोने के झुमके बनवाएंगे। आप हमेशा कहती हो ना कि जब मैं पैदा हुई थी तो माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने अपने सोने के झुमके बेच दिए थे। अब जब हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आपके लिए सोने के झुमके जरूर बनवाएंगे। मेरी गुड़िया,
तूने ये बात कह दी, मेरे लिए तो वही बहुत हो गया। वैसे भी इस उम्र में मैं सोने के झुमके पहनकर कहाँ जाऊंगी? ये कोई मेरी उम्र है क्या सोने के झुमके पहनने की? अरे दादी माँ, उम्र में क्या रखा है, इंसान को बस दिल से जवान होना चाहिए। बाकी देखने में तो आप आज भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। जरा देख तो निर्मला इनकी बातें, इस उम्र में मुझे हीरोइन कह रही है। ठीक ही तो कह रही है माँ जी, आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हो। और क्या दादी, आपसे सुंदर कौन है? आपके सामने तो माँ भी फीकी पड़ जाती है। सबसे छोटी बेटी सोनी की बात सुनकर सभी की हंसी निकल जाती है और तभी सभी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी तरह सब लोग हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे कि तभी अचानक शांति की सांस फूलने लगती है और ठीक से सांस न आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो देर न करते हुए उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को क्या हो गया है? अचानक ही उनकी सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, अब उनकी काफी उम्र हो चुकी है, इसीलिए उनकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। उन्हें सांस लेने में भी अब तकलीफ हो रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कब तक ठीक रहेंगी। अभी हमने उन्हें दवाई तो दी है, लेकिन उन्हें पहले से आराम है। आप एक बार उनसे जाकर मिल लीजिए, क्योंकि दवाई का असर खत्म होने के बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। सच कहूं तो हमें उनके बचने के ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर की ये बात सुनकर उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सबसे पहले निर्मला अपनी सास से मिलने के लिए जाती है। उसकी आंखें हल्की नम थी। तभी उसकी सास उससे कहती है, निर्मला, क्यों तू अपनी आंखें नम कर रही है? मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है। देख, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तूने मेरे बेटे के जाने के बाद हमेशा मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो चाहती हूँ अगले जन्म में भी मुझे बहू के रूप में तू ही मिले। इस जन्म में तो तेरे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तूने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तेरे आने वाले जीवन में तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाए। तूने सबके लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं चली भी जाऊँ तो मेरे पीछे से दुखी मत होना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए माँ जी। आप मेरे साथ है तो मुझे लगता है मेरे सर पर मेरी माँ का साया है। आप मुझसे दूर जाने की बात मत कीजिए। दोनों एक दूसरे से बात करके बड़े भावुक हो जाते हैं। तभी नर्स निर्मला को बाहर भेज देती है। निर्मला के बाहर जाने के बाद शांति की चारों पोतियां अंदर आती है। उन सब की आंखें भी नम थी, लेकिन अपने दुख को निर्मला के सामने वो दिखाना नहीं चाहती थी। बेटा, मैं तुम चारों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए न दादी माँ, आप हमसे क्या कहना चाहती है? बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख भोगे है। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उसने कभी भी चैन की सांस नहीं ली। मैं चाहती हूँ जिस तरह उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह बीत गई, उस तरह उसका बुढ़ापा ना बीते। तुम लोग अच्छी तरह पढ़ाई करो। देखो, तुम्हारी माँ के साथ साथ दिव्या भी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। उसकी मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। जिस तरह इन्होंने हमेशा तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, इस तरह तुम भी इनका ध्यान रखना। तुम चारों अपनी माँ को कभी निराश मत करना। उसने तुम चारों के लिए बहुत दुख भोगे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दादी माँ, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हमें आपके लिए सोने के झुमके भी तो बनवाने हैं। ये बोलते हुए सभी भावुक हो जाते हैं। कुछ दिन तक उसकी दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद बढ़ती उम्र की वजह से उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। उनके देहांत के बाद उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर जाता है। तभी कुछ दिन बाद निर्मला की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है। दिव्या अपने कमाए हुए पैसों में घर का खर्च, अपनी बहनों की पढ़ाई का खर्च और अपनी माँ की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाती। एक दिन वो अपने ऑफिस में बड़ी परेशान सी बैठी थी। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है। क्या बात है दिव्या, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। आज तक तो मैंने तुम्हें पहले कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। नहीं मैम, कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है।
देखो दिव्या, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ तो बात चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। अपनी मैनेजर के बार बार पूछने पर वो सारी बात बताती है। तभी उसकी मैनेजर उससे कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया दिव्या। वैसे मैं तुम्हारे पास तुम्हारी इस परेशानी का सल्यूशन लेकर ही आई थी। मेरी एक फ्रेंड डायरेक्टर है। वो सीरियल बनाना चाहती है जिसमें उसे 4 लंबे बाल वाली लड़कियों की जरूरत है। मैंने पहले भी उनसे तुम्हारा जिक्र किया था क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे और घने हैं। अगर तुम चाहो तो उनके पास ऑडिशन के लिए जा सकती हो, और अगर तुम्हारी नज़र में 3 और लंबे बाल वाली लड़कियां हों तो उन्हें भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। मैम, मेरी 3 छोटी बहनों के बाल भी मेरी तरह ही बहुत लंबे हैं। अगर आप कहो तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं? हाँ बिल्कुल, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम चारों बहनें मिलकर सीरियल में काम करोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अपनी मैनेजर के बताने पर दिव्या अपनी तीनों बहनों के साथ सीरियल के लिए इंटरव्यू देने जाती है। उनके लंबे काले घने बालों की वजह से उन चारों बहनों को सीरियल में रोल मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाती है और अपनी माँ को जीवन की हर खुशी देती है। शिखा गांव की एक सीधी साधी लड़की थी। वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में गई हुई थी, तो वहाँ पर जमुना नाम की एक औरत को शिखा अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आ गई। जमुना का बेटा योगेश अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था, इसलिए उसने अपनी माँ के कहने पर शिखा से शादी कर ली। योगेश एक मॉडर्न लड़का था जो मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी जॉब करता था। वहीं शिखा गांव की बिल्कुल सिंपल लड़की थी। शिखा, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मुझे जल्दी से एक फ्रेंच टोस्ट और ब्लैक कॉफी बनाकर दे दो। फ्रेंच टोस्ट? ये क्या होता है? ये क्या होता है मतलब? फ्रेंच टोस्ट मतलब फ्रेंच टोस्ट। तुम्हें फ्रेंच टोस्ट बनाना नहीं आता? नहीं योगेश जी, मैंने तो आज तक कभी इसका नाम भी नहीं सुना। आप ये सब छोड़िए ना, मैं आपके लिए गरम गरम आलू का पराठा बनाकर लाती हूँ। रहने दो, तुम ही खाना आलू के पराठे। माँ, मुझे तो लगता था तुमने मेरे लिए मेरे लेवल की किसी अच्छी लड़की को पसंद किया है, लेकिन इसे तो ये तक नहीं पता कि फ्रेंच टोस्ट क्या होता है। पता नहीं मैं इसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा। अरे बेटा, क्या हो गया? अगर इसे ये सब नहीं पता, धीरे धीरे सीख जाएगी। मुझे भी तो ये सब बनाना नहीं आता। तुम्हारी बात अलग है माँ। तुम्हें पता है कि मुझे अपने लिए एक मॉडर्न वाइफ चाहिए, लेकिन तुमने पता नहीं क्या सोचकर इस गांव की लड़की को पसंद कर लिया। देखो शिखा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे तुम जैसी वाइफ बिल्कुल नहीं चाहिए थी। मैंने इस बार तुम्हारी बात मानकर गलती कर दी माँ। अरे अब बस भी कर, कितना सुनाएगा बेचारी को। मैंने बोला ना, धीरे धीरे सीख लेगी। उसके बाद भी लगातार उसे सुनाए ही जा रहा है। तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, जा ऑफिस जा। योगेश की बातें सुनकर शिखा का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो रोते हुए अपने सास से कहती है, मम्मी जी, जब आपको पता था कि योगेश जी को एक मॉडर्न लड़की से शादी करनी है, तो फिर आपने मुझसे उनकी शादी क्यों करवाई? जब से हमारी शादी हुई है तब से उन्होंने ठीक तरह से मुझसे बात भी नहीं की। इससे अच्छा तो यही होता कि आप हमारी शादी ही न करवाते। इससे हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मेरी बहू, तू इस तरह परेशान मत हो। मैं आजकल की मॉडर्न लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। और रही बात योगेश की पसंद की, तो तुम धीरे धीरे उसकी पसंद का खाना बनाना सीख लो। फिर देखना, उसके बाद तुम दोनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू इंटरनेट से विदेशी खाना बनाने की वीडियो देखना। उसे देख देख कर तू सब कुछ अच्छे से बना लेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अपनी सास के कहने पर शिखा इंटरनेट पर विदेशी खाने की वीडियो देखने लगती है। तभी उसे ब्रेड पिज्जा की एक रेसिपी दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। बस ब्रेड पर ये सॉस लगानी है, कुछ सब्जियां और थोड़ा सा चीज लगाना है। ये तो मैं बहुत आसानी से बना लूंगी। शिखा रेसिपी को फॉलो करते हुए ब्रेड पिज्जा बनाती है।
ब्रेड पिज्जा की खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है। थोड़ी देर बाद जब योगेश घर आता है तो शिखा सबके लिए डिनर सर्व करती है। तुमने जो भी बनाया है प्लीज इसे यहाँ से ले जाओ। मैं और एक दिन भी तुम्हारे हाथ का ये देसी खाना नहीं खा सकता। अरे बोलने से पहले एक बार देख तो ले बहू ने क्या बनाया है। क्या बनाया होगा? वही रोज की तरह दाल चावल रोटी सब्जी। नहीं योगेश जी, आपको विदेशी खाना बहुत पसंद है ना, तो मैंने आज आपके लिए ब्रेड पिज्जा बनाया है। आप खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, लाओ दे दो। शिखा दोनों को ब्रेड पिज्जा सर्व करती है। वो दोनों जैसे ही उसे खाते हैं वैसे ही उसकी सास शिखा से कहती है, वाह बहू, ब्रेड पिज्जा तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। योगेश कई बार बाहर से ब्रेड पिज्जा मंगवाता था लेकिन उसमें भी इतना अच्छा स्वाद नहीं आता था। बस भी करो माँ। हाँ मैं मानता हूँ इसने ब्रेड पिज्जा अच्छा बनाया है, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं बना है जितनी तुम इसकी तारीफ कर रही हो। तुझे तो हमेशा इसके अंदर कमी ही नजर आती है। बस अब बात को बंद करो माँ, मुझे खाना खाने दो। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन शिखा किचन में योगेश के लिए लंच बनाने के लिए जाती है। वो यही सोच रही होती है कि वो योगेश को लंच के लिए क्या बनाए, तभी उसकी सास किचन में आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू अकेले किचन में खड़ी होकर क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस सोच रही हूँ कि योगेश जी के लिए लंच में ऐसा क्या बनाऊं जिसे खाकर वो खुश हो जाए। बहू, योगेश को पास्ता बहुत पसंद है। वो बहुत बार बाहर से वो वाइट सॉस वाला पास्ता मंगवाता था। तू उसके लिए वही बना दे, वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है माँ जी। कल रात को ब्रेड पिज्जा अच्छा बनने के बाद शिखा के अंदर अब कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो इंटरनेट पर व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी देखने लगती है। वो उसको फॉलो करते हुए पास्ता बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन पहली बार पास्ता बनाने की वजह से एक तो उसका पास्ता बहुत ज़्यादा उबल जाता है और उसकी जो व्हाइट सॉस थी उसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाती है, जिस वजह से वो पास्ता बहुत ही अजीब सा बन जाता है। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पास्ता बन गया? इस लड़की ने तो पास्ता कुछ अलग ही बनाया था और मेरा पास्ता तो कुछ और ही दिख रहा है। अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि शिखा कुछ कर पाती, तभी बाहर से योगेश उससे लंच मांगने लगता है। शिखा हड़बड़ी में उसे वही पास्ता लंच में दे देती है। ऑफिस में लंच टाइम पर सब कलीग साथ में बैठे होते हैं। योगेश जैसे ही सबके सामने अपना लंच खोलता है तो उसके टिफिन में पास्ता देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे भाई योगेश, आज तू लंच में ये क्या लेकर आया है? देखने में तो लगता है ये पास्ता है, लेकिन ऐसा पास्ता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे तूने क्या भाई, ऐसा पास्ता तो हमने आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। यार योगेश, जरा ये पास्ता टेस्ट तो करवा। क्या पता ये सिर्फ देखने में ही गंदा हो सकता है इसका टेस्ट अच्छा हो। योगेश का दोस्त नवीन उससे बिना पूछे ही उसका टिफिन उठाकर उसमें से पास्ता खाने लगता है। तभी पास्ता खाते ही वो बड़ा ही अजीब सा मुंह बना लेता है। अबे छी, क्या है ये? मैंने दुनिया में आज तक ऐसे टेस्ट की कोई चीज नहीं खाई। ऐसा लग रहा है किसी ने खराब व्हाइट सॉस के अंदर खिचड़ी मिला दी हो। और भाई तू मुझे ये बता कि ये व्हाइट सॉस पास्ता के अंदर जो ये बिल्कुल नहीं है, टमाटर कौन डालता है? पूरा का पूरा तड़का लगाया हुआ है इसके अंदर। अरे छोड़ो ना यार, पता नहीं इसने क्या सोचकर उस गांव की गवार से शादी की। उसे ढंग से कॉन्टिनेंटल फूड तो बनाना आता नहीं। सच कह रही हूँ योगेश, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। पता नहीं तुमने क्या सोचकर उससे शादी कर ली। सब लोग योगेश का मजाक उड़ाकर उस पर हंसने लगते हैं। योगेश को उनकी बातें सुन सुनकर शिखा पर बहुत गुस्सा आता है। वो घर आते ही शिखा को बहुत खरी खोटी सुनाता है। अगर कुछ नहीं बनाना आता तो मत बनाया करो। तुम्हारे उस घटिया पास्ता की वजह से मेरे सब दोस्तों के सामने मेरा मजाक बन गया। आज के बाद तुम मेरे लिए लंच बनाना ही मत। मैं बाहर से ही अपना लंच खरीद कर खा लूंगा। शिखा तो बेचारी योगेश को खुश करने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन योगेश के खुश होने की वजह सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया।
लेकिन इस बार शिखा ने ठान लिया कि वो अब अपनी और इंसल्ट नहीं होने देगी। इसलिए उसने ऑनलाइन एक कुकिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। उसने बहुत अच्छे से कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीखा। तभी एक दिन अचानक योगेश के सभी दोस्त उसे बिना बताए उसके घर पर आ गए। अरे, आने से पहले मुझे बता तो दिया होता, कम से कम मैं तुम्हारे लिए खाना तो ऑर्डर कर देता। अरे कैसी बात कर रहे हो योगेश भाई, बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है, भाभी है ना बनाने के लिए। और भाभी तो कितना अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाती हैं। मुझे आज तक इनका वो टमाटर वाला व्हाइट सॉस पास्ता याद है। हाँ भाभी, आज हम यहाँ पर स्पेशली आपके हाथ का कॉन्टिनेंटल फूड खाने आए हैं। हमारे लिए आज अच्छा सा पास्ता बना दो, और वो व्हाइट सॉस पास्ता जरूर बनाना। रहने दो यार, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से नहीं मंगवाना, तुम्हारी वाइफ ही हमारे लिए पास्ता बनाएगी। शिखा जानती थी कि वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बिना कुछ कहे वहां से किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे पास्ता सर्व करती है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब पास्ता आपने बनाया है? जी, ये व्हाइट सॉस पास्ता, ये रेड सॉस पास्ता और ये मिक्स सॉस पास्ता है। आप खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शिखा के कहने पर सब लोग जैसे ही पास्ता खाते हैं तो वो पास्ता इतना टेस्टी होता है कि उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। ये पास्ता तो बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, बहुत अच्छा बनाया है आपने। सब लोग बिना कुछ बोले पास्ता खाते हैं और सीधे रास्ते अपने अपने घर को निकल लेते हैं। वैसे पास्ता तो तुमने बहुत अच्छा बनाया था। तुमने कब इतना अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीख लिया? बस जिस दिन मुझे अपनी इंसल्ट फील हुई उसी दिन से कुकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। आपने एक पास्ता के ऊपर मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। आपने कभी मेरे मन में अपने लिए प्यार देखा ही नहीं, बस हमेशा मेरी खामियों को देखते रहे। आपने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि आपकी इन बातों से मुझ पर क्या बीतती होगी। मुझे माफ कर दो शिखा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि खामियां तो हर इंसान में होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर एक खामी है तो 100 गुण भी हैं। मैंने हमेशा तुम्हारी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करके सिर्फ तुम्हारी एक कमी पर ही ध्यान दिया। मुझे आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं योगेश जी, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, मेरे लिए यही काफी है। आप मुझसे माफी मत मांगिए। उस दिन के बाद उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। शिखा अब हर रोज योगेश के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंटल फूड बनाती। योगेश के जो दोस्त पहले उसकी वाइफ का मजाक उड़ा रहे थे, अब वो योगेश के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे। योगेश अब शिखा के हाथ का देसी खाना भी पूरे शौक से खाता था। दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।